नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी वो पशु के तापक्रम पर या नाड़ी गति या श्वास गति पर संबंधित होगी, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, जो सबसे पहले है आपका जो पशु का तापक्रम या तापमान कह सकते हो, नाड़ी गति तथा श्वास गति। ठीक है, ये सब संबंधित जो है ये इसलिए चेक किया जाता है कि आपका पशु कहीं बीमार तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इससे आपको जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चल जाती है। तो सबसे पहले देखिएगा, जो पशु का नाम एक कॉलम में आपको दिया गया, पशु का नाम दूसरे कॉलम में दिया है। जो सामान्य तापक्रम है वो दो प्रकार से लिया जाता है। एक तो आपका है डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद जो नाड़ी गति है वो प्रति मिनट कितनी चलती है पशु की, एक मिनट में जो नाड़ी है उसकी गति कितनी है। इसके बाद श्वास गति प्रति मिनट, मतलब एक मिनट में पशु जो है वो कितनी बार श्वास लेता है। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले जो है आपका गाय, जो गाय का तापमान है डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात की जाए 38.5 और अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 101.3। अब जो नाड़ी गति है वो 50 से 60 बार जो नाड़ी है वो चलती है एक मिनट में। अब श्वास गति की बात की जाए तो 15 से 20 बार जो गाय होती है एक मिनट में जो सांस को अंदर से बाहर निकालती है। जो नेक्स्ट है वो है आपकी भैंस। भैंस का जो तापक्रम होता है डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात की जाए तो 38.3 होता है और यहीं पर अगर बात की जाए डिग्री फ़ारेनहाइट में तो 101.1। अब नाड़ी गति है जो इसकी वो 40 से 60 है और श्वास गति 15 से 20। अब याद रखिएगा, यहां पर जो है लगभग बिल्कुल सेम ही है इससे। देखिएगा, बहुत ही नाम मात्र माइन्यूट है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपकी भेड़। तो भेड़ का जो है तापक्रम होता है 39.1 होता है और जो डिग्री फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 102.4। नाड़ी गति जो होती है वो 70 से 90 होती है और श्वास गति 12 से 30 होती है। इसके बाद बकरी है, जो बकरी का जो तापमान होता है वो 39.8 होता है डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री फ़ारेनहाइट में 103.7 होता है। नाड़ी गति की अगर बात की जाए बकरी में तो 70 से 90 होती है और श्वास गति 12 से 30 होती है। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि मुर्गी का तापमान होता है, तो मुर्गी का तापमान कितना होता है 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड। 41.7 बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बार ये भी आ चुका है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में भी कि मुर्गी का तापक्रम कितना होता है। 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें 107 दिया था, एक नहीं दिया था, आपको ध्यान रखना है 107 वाला, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसके बाद जो नाड़ी गति होती है वो 120 से 140 या 150 तक हो सकती है। जो श्वास गति की अगर बात की जाए तो 15 से 28। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जो आपका ये है मुर्गी का तापक्रम पूछा जा चुका है और ये गाय और भैंस का भी तापक्रम पूछा जा चुका है। जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसको तो आप रट लीजिएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या कि जो पशु में ये आपका है तीनों मेजरमेंट है, तापक्रम और नाड़ी गति तथा श्वास गति कब ज्ञात करना चाहिए। तो कब ज्ञात करना चाहिए, अब याद रखिएगा, आपका पशु जब आराम कर रहा हो, बिल्कुल शांत अवस्था में, उस समय ये चीजें ज्ञात की जाती हैं। या ऐसा नहीं कि वो फील्ड में गया है चारा चरने के लिए गया, चारा खा रहा है, उस समय आपने ये सब पैमाना चालू कर दिया तो क्या होगा, उसमें उस समय वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं प्राप्त होगी। तो इसलिए जब पशु नहीं कहते हैं कि चारा खा के जब बैठा होता है आराम से, जब क्या करता है जुगाली करता है, तो उस समय क्या किया जाता है, ये सब चीजें उसका मेजरमेंट किया जाता है। और याद रखिए, कभी भी अगर रेस लगा के आ रहा है या दौड़ के आ रहा है पशु तो उस समय नहीं लेना चाहिए। अब बात ये आ रही है कि जो इसमें तीनों में कौन कौन सा तापक्रम, नाड़ी गति और श्वास गति, इस तीनों में सबसे पहले किस पॉइंट को मेजरमेंट किया जाता है, किसको सबसे पहले मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको
कि जो सबसे पहले होती है वो श्वास गति पशु की मापी जाती है, उसके बाद नाड़ी गति और लास्ट में तापक्रम। ठीक है, पहले में श्वास गति, क्योंकि याद रखिएगा आपको श्वास गति अगर आपकी सही आ रही है, यहां पर अगर ज्यादा आ रही है तो ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएंगे। अगर पशु मान लो दौड़ लगा के आ रहा है, भाग के आ रहा है, तो क्या श्वास गति उसकी कैसी होगी? तेज होगी। और जब श्वास गति तेज होगी तो नाड़ी गति भी उसकी क्या होगी? तेज होगी। और जब नाड़ी गति तेज होगी तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो इसलिए सबसे पहले श्वास गति, फिर नाड़ी गति और फिर क्या? तापक्रम। अब बात आती है कि ये सब कैसे ज्ञात करना चाहिए या किसके माध्यम से ज्ञात करना चाहिए। तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं किसकी, कि नाड़ी गति की अगर बात की जाए तो जो नहीं श्वास गति की अगर बात की जाए सबसे पहले, तो श्वास गति कैसे ज्ञात करते हैं? जाहिर सी बात है, बहुत ही साधारण तरीका है श्वास गति ज्ञात करने का। सीधे से आप जो पशु का नोजल नथुना होता है वहां पर आपको हाथ ले जाना है और शांत अवस्था में जब वो सांस ले रहा हो तो उसकी तरफ ध्यान करके आपको देना है टाइमर लगा के कि 1 मिनट में कितनी बार उसने सांस लिया या छोड़ा। इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। याद रहिए उस समय आपको किसी अन्य पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पे ध्यान देना है। अगर आपने इधर उधर ध्यान दे दिया तो हो सकता है इधर उधर आपकी जो काउंटिंग है वो हो सकती है, या आप ना समझ पाओ किसी समय पशु ने सांस ले ली या किस समय नहीं। तो हम नाड़ी गति की बात कर रहे हैं। जो नाड़ी गति है वो पशु में कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे कि आपका हो गया गाय हो गया या भैंस हो गया या बकरी हो गया, तो इसको तीनों को ध्यान रखना है। गाय भैंस देख लीजिएगा, गाय भैंस बकरी की जो नाड़ी गति होती है किससे ज्ञात करते हैं? कॉक्सिजियल से। कॉक्सिजियल धमनी द्वारा ज्ञात करते हैं। जो कॉक्सिजियल धमनी होती है इन तीनों पशुओं में, उससे नाड़ी गति ज्ञात करते हैं। कहां पर पाई जाती है? पूंछ के निकट पाई जाती है। कहां पर? पूंछ के निकट पाई जाती है। अब अगर बात की जाए कि भेड़ में है, या कह सकते हो कि भेड़ या सुअर, याद रखिएगा बहुत पूछा जा चुका है भेड़ या सुअर है जो। तो भेड़ और सुअर की अगर हम बात करें तो इसमें जो नाड़ी गति ज्ञात की जाती है वो ज्ञात की जाती है किससे? वो ज्ञात की जाती है कि फीमोरल जो धमनी होती है उसके द्वारा ज्ञात की जाती है। फीमोरल धमनी द्वारा, फीमोरल धमनी द्वारा। ध्यान रखिएगा बहुत पूछा जाता है क्या, कि भेड़ में जो नाड़ी गति है वो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो क्या हो जाएगा? फीमोरल। लेकिन याद रखिएगा कॉक्सिजियल नहीं लगाना है। कॉक्सिजियल जो होता है वो आपका किस में होता है? गाय में होता है, भैंस में होता है और बकरी में होता है। इसके बाद अगर बात की जाए कि जो आपका घोड़ा होता है या गधा होता है, इसमें जो नाड़ी गति है किसके माध्यम से ज्ञात करते हैं? नाड़ी गति किसके माध्यम से ज्ञात करते हैं? तो किसके माध्यम से ज्ञात करते हैं? सब मैक्सिलरी धमनी द्वारा। सब मैक्सिलरी धमनी द्वारा। अब सब मैक्सिलरी धमनी द्वारा ज्ञात करते हैं, और ये कहां पर पाई जाती है? ये जबड़े के निकट पाई जाती है। किस किस में? घोड़ा तथा गधा में। याद रखिएगा कि नाड़ी गति है वो कैसे ज्ञात करते हैं? सब मैक्सिलरी धमनी पर उंगली रखकर ज्ञात करते हैं। कहां पर पाई जाती है? जबड़े के निकट पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो तापक्रम है या तापमान है वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान जो है वो ज्ञात करने का तरीका है, बहुत ही आप लोग जानते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसके माध्यम से ज्ञात किया जाता है। और जो आपका डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन जो भी है उसमें आप बदल भी सकते हो, वो फार्मूले भी हैं। तो जाहिर सी बात है अधिकतर जो है डिग्री सेंटीग्रेड में ही ज्ञात किया जाता है। तो ये तो बात हो गई है इसके पशु के तापक्रम, नाड़ी गति और श्वास गति की। अब हम बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन ये है कि भारत जो है, भारत में कृत्रिम गर्भाधान कब शुरू हुआ था?
या किसके द्वारा शुरू किया गया था भारत में कृत्रिम गर्भाधान? IVRI में देख लीजिएगा पहले, IVRI में सन 1942 में, IVRI में सन 1942 में डॉक्टर संपतन कुमार द्वारा किया गया था। और किस पर किया गया था? किस पशु पर? घोड़ी पर किया गया था। अगर सबसे पहले बात की जाए कि ओवरऑल बर्ड की अगर बात की जाए तो ओवरऑल जो बर्ड है उसकी अगर बात की जाए तो कृत्रिम गर्भाधान है वो किसके द्वारा शुरू किया था? तो डॉक्टर एस स्पेंजली हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया था। डॉक्टर एस स्पेंजली 1917 में किस पर किया था? कुत्तों पर किया था। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि जो भैंस होती है उसका गर्भकाल कितना होता है? भैंस का गर्भकाल कितना होता है? 310 दिन। और गाय का 282 दिन। ये मैंने आपको उसमें लेक्चर में नहीं बताया था तो मुझे याद आ गया, मैंने बता दिया। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं कि पशुओं के चारे पर, तो पशुओं के चारे की बात अगर की जाए तो हरे चारे हो जाते हैं, और संतुलित आहार की अगर बात की जाए तो उसमें आपका दाना भी आ जाता है। तो जो चारा है भाई, आपका चारा दो प्रकार का होता है, सूखा और हरा चारा। सूखा और हरा चारा। अब इसी में भी दो प्रकार होते हैं, एक फली वाला होता है और दूसरा बिना फली वाला। या कह सकते हो कि जो दलहनी फसलें होती हैं उससे जो चारा प्राप्त होता है वो फली वाला हो जाएगा, और जिससे जो आपकी अनाज वाली फसलें हैं वो बिना फली वाला हो जाएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले राशन की अगर हम बात करें तो राशन पशु को कितना कितना देना चाहिए? राशन देख लीजिएगा। राशन, सबसे पहले जो राशन होता है वो कौन कौन सा राशन होता है? देखिएगा, जीवन निर्वाह राशन, जीवन निर्वाह राशन। अब जीवन निर्वाह राशन, इससे तो आप समझ रहे हैं ना, जीवन निर्वाह राशन क्या होता है? जीवन निर्वाह राशन ये कह सकते हो कि ऐसा राशन जिससे पशु अपना शरीर चला सके, शरीर रक्षा हेतु जो राशन दिया जाता है। ठीक, तो कितना दिया जाता है? सीधे से 1.5 kg दिया जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है कि जीवन निर्वाह राशन पशु को कितना दिया जाता है? 1.5 kg गाय भैंस में। अब देखिएगा, जो अगर बात की जाए कि आपके पास हरा चारा उपलब्ध है तो आपको कितना देना है? तो 1.25 kg अगर हरा चारा उपलब्ध है, हरा चारा उपलब्ध है तो 1.5 kg 1.25 kg जीवन निर्वाह राशन दिया जाता है प्रत्येक पशु को। इसके बाद अगर बात की जाए वो है, देखिएगा, प्रोडक्शन राशन, उत्पादन राशन। अब उत्पादन राशन की बात करी जाए अगर, तो जो उत्पादन राशन है तो उत्पादन किस किस से होता है भाई? क्या होता है? गाय है और भैंस है। तो इसमें गाय भैंस से क्या उत्पादन होता है भाई? दूध उत्पादन होता है। तो कह सकते हो कि जो गाय है, गाय को 1 kg दाना कितने लीटर दूध पर दिया जाता है? तो देख लीजिएगा, 3 लीटर दूध पर 1 kg दाना, और इधर भैंस को 2.5 लीटर, 2.5 लीटर दूध पर कितना दिया जाता है? 1 kg दाना दिया जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गाय को 3 लीटर दूध पर 1 kg दाना दिया जाता है, या इस तरीके से कि गाय को कितने लीटर दूध पर 1 kg दाना दिया जाता है। या ये कह सकते हो कि अगर कोई गाय 15 लीटर दूध दे रही है तो उसका उत्पादन राशन कितना होगा, तो आप निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से कि भैंस को 2.5 लीटर दूध पर कितना उत्पादन राशन दिया जाता है, तो आप देख लीजिएगा 1 kg हो जाएगा। इसके बाद जो है आता है नेक्स्ट, देखिएगा, इसके बाद आता है कि प्रजनन राशन। प्रजनन राशन, अब प्रजनन राशन की अगर बात की जाए तो जो फीमेल है उसके लिए सीधे 1.5 kg प्रजनन राशन जो है वो 1.5 kg दिया जाता है। इसके बाद अगर यहां पर बुल की अगर बात की जाए,
बुल जान रहे ना, बुल की अगर बात की जाए सांड की, तो भैया भाई ये भी जो है प्रजनन का कार्य करता है। अब यहां पर जो हो जाएगी गाय या भैंस है, यहां पर क्या हो जाएगा गाय या भैंस जो प्रेग्नेंट होती है उसको कितना दिया जाएगा 1.5 kg। ठीक, अब जो बुल है, बुल क्या करेगा, सर्विंग की क्रिया करता है, तो उसके लिए भी भाई दाने की जरूरत रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर देखिएगा ये जो आपका बुल है 60, 70 या 80 गायें प्रति वर्ष क्या करता है, गर्भित करता है या सर्विंग की क्रिया करता है। कह सकते हो कि अगर जो सांड है, अगर 60 गाय प्रति वर्ष सर्विंग क्रिया करता है तो उसको कितना दाना दिया जाए, या 70 गाय कर रहा है या 80 गाय या लगभग ज्यादा से ज्यादा 100 तक पर ईयर करवा सकते हैं। ठीक है, सर्विंग की क्रिया एक वर्ष में 100 गायों पर। ठीक है, तो उसको कितना दाना देना चाहिए, तो देख लीजिएगा जो दाने की मात्रा है वो 1.5, 2 और 2.5 kg पर डे जो ये है प्रतिदिन देना चाहिए। ठीक है, इसमें भी ये भी आपका हो जाएगा पर डे, जितनी भी मात्रा अभी तक बताई है सबकी यूनिट क्या हो जाएगी, पर डे देना है उसको। अब यहां पर देखिए अगर 60 गाय पर सर्विंग की क्रिया कर रहा है तो कितना देना है 1.5 kg देना है, अगर 70 पर कर रहा है तो 2 kg देना है, अगर 80 पर कर रहा है तो 2.5 kg देना है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि ये तो हो गई बात प्रजनन राशन की। अब जो नेक्स्ट है वो है वर्किंग राशन। वर्किंग राशन किसे दिया जाएगा, वर्किंग राशन या कार्य राशन, कार्य उत्पादन राशन। अब कार्य उत्पादन जो कार्य कर रहा है, कार्य कौन करता है भाई, फील्ड में कार्य कर रहा है, बैल हो सकता है या भैंसा हो सकता है जो खेती में काम करता है, तो उसके लिए देख लीजिए बैल तथा भैंसा यदि 4, 6, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहा है, अब ध्यान दीजिएगा कि 4, 6, 8 घंटे यदि प्रतिदिन कार्य कर रहा है तो उसको जो कार्य उत्पादन राशन है वो पर डे कितना देना चाहिए, तो देख लीजिएगा 1, 1.5 और 2.5 kg प्रतिदिन। अब देखिएगा अगर 4 घंटे पर डे कार्य कर रहा है तो उसको 1 kg दाना पर डे दिया जाएगा, और अगर 6 घंटे कार्य कर रहा है तो 1.5 kg दिया जाएगा, और अगर 8 घंटे कार्य कर रहा है तो 2.5 kg दिया जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा नहीं कि एक जो भी कार्य करते हैं एक जोड़ी में करते हैं, लेकिन ये है जो सिंगल के लिए है। यहां पर एक जोड़ी की अगर बात की जाएगी तो कितना हो जाएगा 2 kg हो जाएगा, इसका दूना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है सिर्फ सिंगल के लिए है, एक बैल के लिए 1 kg है, तो 2 होंगे तो 2 kg आपको उसके हिसाब से बताना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि सूक्ष्म पदार्थ, ये तो होगी दाने की। अब जो हम चारे की मात्रा है ज्ञात करते हैं किसके माध्यम से, सूक्ष्म पदार्थ। तो जो सूक्ष्म पदार्थ होता है ड्राई मैटर, जो सूक्ष्म पदार्थ है कितना पशु को दिया जाना चाहिए, किस माध्यम से दिया जाना चाहिए, तो इसमें 2 पॉइंट है आपको बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। कौन कौन सा, एक तो आपका हो गया 500 kg शरीर भार से कम, और एक हो जाएगा आपका 500 kg शरीर भार से अधिक। कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी गाय या भैंस या बैल या कुछ भी हो सकता है, जो उसका शरीर भार जो है, शरीर का जो बॉडी वेट है उसका अगर 500 kg
से कम है, सपोज दैट 495 केजी या 499 केजी, 350 केजी, 250 केजी जो भी है, तो उसको ड्राई मैटर पर डे कितना देना चाहिए। तो देख लीजिएगा पर डे कितना देना चाहिए। 100 केजी पर 100 केजी शरीर भार पर कितना देना चाहिए, 2.5 केजी प्रतिदिन। 100 केजी शरीर भार पर 2.5 केजी प्रतिदिन, कोई बात नहीं हो तो देने देना पड़ेगा। 100 केजी शरीर भार पर 2.5 केजी क्या दिया जाएगा, ड्राई मैटर, सूक्ष्म पदार्थ। अब याद रखिएगा यहां पर क्या है, 500 केजी शरीर भार से अधिक है, 600 केजी का हो सकता है, 700 केजी का हो सकता है, या 800 केजी का हो सकता है। तो उसके लिए आपका जो हो जाएगा वो 100 केजी शरीर भार पर कितना दिया जाएगा, 3 केजी शुष्क पदार्थ, जो 3 केजी शुष्क पदार्थ है वो दिया जाएगा। याद रखिएगा ये बहुत पूछा जाता है यहां पर कि 100 केजी शरीर भार पर, यदि मान लो गाय है 300 केजी शरीर भार है उसका, तो उसे 100 केजी शरीर भार पर सूक्ष्म पदार्थ कितना दिया जाएगा, 2.5 केजी दिया जाएगा। या 600 केजी की एक मुर्रा बुफेलो है तो उसको 100 केजी शरीर भार पर कितना सूक्ष्म पदार्थ दिया जाएगा, 3 केजी सूक्ष्म पदार्थ दिया जाएगा। 3 केजी सूक्ष्म पदार्थ दिया जाएगा। अब जो हम बात कर रहे हैं इसमें कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो साइलेज होती है वो सबसे अच्छी साइलेज किसकी होती है, सबसे अच्छी साइलेज किसकी होती है, तो मक्का की। याद रखिएगा सबसे अच्छी साइलेज किसकी होती है, मक्का की। और दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि साइलेज बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, साइलोइंग कहते हैं। साइलेज बनाने की क्रिया को साइलोइंग कहते हैं। अब जो साइलेज बनाने के लिए जो गड्ढा खोदा जाता है उसे क्या कहते हैं, भाई गोल गड्ढा खोदा जाता है साइलेज बनाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, साइलो बोलते हैं, उसे साइलो बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि अच्छी साइलेज का पीएच मान बताओ। जो बहुत ही अच्छी साइलेज होती है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 4.2 होता है पीएच मान। अच्छी साइलेज का पीएच मान कितना होता है, 4.2। अब जो क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन इसी से बनता है ये कि साइलेज कितने माह में बनकर तैयार हो जाती है, कितने माह में, 3 माह में। 3 माह में साइलेज बनकर तैयार हो जाती है। अब दूसरा आप समझ रहे हैं कि साइलेज है क्या, तो जो साइलेज की अगर बात की जाए, साइलेज सीधी सी बात है कि ये कह सकते हो हरा संरक्षित चारा काटकर, कुट्टी मशीन द्वारा काटकर जमीन में या जमीन के ऊपर दबा दिया जाता है, और वो आप मौसम जिस समय हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है उस समय उसको निकाल के पशु को खिलाया जाता है। अब नेक्स्ट जो पूछा ये जाता है कि जो साइलेज होती है उसका स्वाद बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, जिससे कि पशु जो है अच्छे से या चाव से खाए। तो उसमें क्या करना चाहिए, 5% क्या मिला देना चाहिए, नमक मिला देना चाहिए। साइलेज जो है उसका स्वाद कैसा है, भाई श्योर है, खट्टा है, तो अगर उसमें 5% नमक मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पशु जो है वो अच्छे से उसको खाएगा। अब जो बात कर रहे हैं हे, तो हे क्या होता है, भाई हे आप समझ रहे हैं, हे जो होता है वो घास से तैयार किया जाता है, घास वाली फसलों से। उसको क्या किया जाता है, फील्ड में सबसे पहले घासों को काट लिया जाता है और छांव में उसको 25 से 30 सेंटीमीटर मोटी तह में बिछा दिया जाता है, और जब वो सूख जाती है तो उसको क्या एक ढेरी बना के लगा दिया जाता है, उसको फिर पशुओं को खिलाया जाता है, उसे हे कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा जो पूछा जाता है वो पूछा ये जाता है, जो छोटी छोटी ढेरियां बनाई जाती है जिस समय फैला दी जाती है और जब उसको इकट्ठा किया जाता है, तो इस तरीके के छोटी छोटी ढेरियां बनाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, तो सीधी सी बात उसे विंडरोज कहते हैं, उसे विंडरोज कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि जो साइलेज है और हे,
साइलेज और हे में मुख्य अंतर क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर। तो याद रखना है आपको कि जो साइलेज है वो कैसा है, वो आपका हरा चारा है, और जो हे है वो कैसा है, सूखा चारा है। जो इसमें सूक्ष्म पदार्थ की अगर मात्रा की बात की जाए, किसमें, हे में सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा की अगर बात की जाए तो कितना पाया जाता है, लगभग 85 से 88% पाया जाता है। और अगर हम बात करें कि साइलेज में सूक्ष्म पदार्थ कितना पाया जाता है, देखिएगा 30 से 40%, 30 से 40%। अब और देख लीजिएगा, जैसे आपका हो गया गेहूं का भूसा हो गया, या चने का भूसा हो गया, मटर का भूसा, जो भी आपके भूसे हैं उसमें सूक्ष्म पदार्थ कितना पाया जाता है, 90%। और जो दाना आपने देखा है कि दाना है, दाने में सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है, 90% पाई जाती है। ये हो गई बात इसकी। अब जो हम बात करें कि अगर जो आपका हरा चारा है उसमें सूक्ष्म पदार्थ कितना पाया जाता है, जैसे आपका हो गया बर्सियम हो गया, उसमें 20 से 25%। जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया और बाजरा, जो ये आपका है इसमें जो है कितना पाया जाता है, 25 से 30%। 25 से 30% क्या पाया जाता है, सूक्ष्म पदार्थ पाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये दो यूनिट दी है, तो याद रखिएगा। अगर यहां पर बात की जाए जिस समय सर्दी अधिक पड़ती है बर्सियम में, जैसे आपका हो गया नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया या जनवरी हो गया, उस समय क्या है, सूक्ष्म पदार्थ कितना पाया जाएगा, 20% पाया जाएगा। और जैसे ही एनवायरमेंट में जो तापमान बढ़ेगा तो जो सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी तरीके से इसमें मक्का, ज्वार और बाजरा है, अगर जो बरसात वाले महीने हैं या मक्का जैसे कह सकते हो जो सर्दी में उगाई जाती है उसमें 25% तक पाया जाता है सूक्ष्म पदार्थ, और जब मौसम थोड़ा शुष्क होता है तो कितना पाया जाता है, 30% पाया जाता है। ये तो हम लोगों ने आज इसके बारे में जाना, और इससे और भी एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें ये क्वेश्चन ये बन रहा है कि साइलेज जो है पशु को कब खिलाना चाहिए, साइलेज पशु को कब खिलाना चाहिए, दुग्ध दोहन से पहले या बाद में। तो सदैव याद रखिएगा, दुग्ध दोहन के बाद में खिलाना चाहिए, पहले नहीं खिलाना चाहिए। अगर आपने दुग्ध दोहन के पहले साइलेज खिला दिया तो क्या होगा, जो दुग्ध है तो उसमें साइलेज की गंध को वो अब्जॉर्ब कर लेगा, इससे दूध आपका खराब हो सकता है, ज्यादा समय तक उसको फिर नहीं रखा जा सकता है। तो याद रखिएगा कब खिलाना चाहिए, कब खिलाना चाहिए, दुग्ध दोहन के बाद। अब बारी ये आती है कि साइलेज कितना खिलाना चाहिए। अगर जनरली बात की जाए तो जो आपका है, ऐसे ही अगर नॉर्मल तरीके से बात की जाए तो प्रत्येक पशु को जो साइलेज की मात्रा है वो 15 से 20 केजी, 15 से 20 केजी साइलेज देनी चाहिए। अगर साइंटिफिक वे की बात की जाए कि बॉडी वेट के अनुसार अगर बात की जाए, कि शरीर भार के अनुसार बात की जाए, तो जो साइलेज है वो 100 केजी शरीर भार पर साइलेज की मात्रा कितनी देनी चाहिए, 5 केजी देनी चाहिए। 5 केजी, 100 केजी शरीर भार पर 5 केजी साइलेज खिलाना चाहिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही काफी। और इसमें याद रखिएगा, जो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।